हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास भाग 8 मौर्य काल। तो देखिए, मौर्य काल के बारे में जो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इतिहास जो भी है वो हम या तो लिखित रूप में या तो प्रामाणिक रूप में कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि पत्थर के कोई सामान प्राप्त हो गए, बर्तन प्राप्त हो गए, कोई पिलर मिला या पुराने भवन इमारतें, तो इन्हीं सब के द्वारा जानते हैं। जैसे सिंधु घाटी का इतिहास था तो उसका हमने सारा का सारा प्रमाण सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो है लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी रिटन डॉक्यूमेंट्रीज तो अभी तक पढ़ी ही नहीं गई हैं, डिकोड ही नहीं की गई हैं। तो मौर्य काल के बारे में देखेंगे तो इसका एक साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकल, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है बौद्ध साहित्य के दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान, जातक, और जैन साहित्य के कल्पसूत्र को। ये जो बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य, ये बौद्ध धर्म से और ये जैन धर्म से जो है जुड़ा हुआ है। अन्य साहित्य हैं जो पुराणों से मुद्रा राक्षस, इंडिका, कथा सरिता सागर या वृहत कथा मंजरी, इन सब पुस्तकों के द्वारा भी मौर्य काल के बारे में। तो देखिए, पुराण तो जो है सनातन धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। 18 पुराण शायद लिखे गए हैं। मुद्रा राक्षस बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है अभी मेरे माइंड से स्लिप हो गया है, विशाख दत्त ने। इंडिका, तो इंडिका को किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने, ठीक है। ये इंडिका की जो पुस्तक है इसका रिटन जो है साक्ष्य नहीं मौजूद है, लेकिन इस बुक से चूँकि जला दिया गया था ना, आपने देखा कि जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो जल गईं, जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन इसी से देख देख के लिखी गई पुस्तकें या इसको पढ़ के लेखकों ने जो लिखा है वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। कथा सरिता सागर, वृहत कथा मंजरी, ठीक है। आगे इन सब के बारे में भी जब आएगा तो बताएंगे। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, रुद्रदमन के अभिलेख, मृद भांड, स्थापत्य कला आदि। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मौर्य काल की जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखते हैं सबसे पहले हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक के बारे में, अर्थशास्त्र। अब ये पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये जो है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने लिखा था। कौन थे ये? गुरु थे जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जो 322 या 323 ईसा पूर्व में स्थापना किए थे। कई जगह 323 लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह 322। तो इनके गुरु थे चाणक्य, जिनका अन्य नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यही 3 नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य तो इसलिए बोला जाता था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुद्धि थी इनकी, मतलब कहा जाए तो बहुत ही तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। ब्राह्मण थे। पुराने समय में तो ब्राह्मण वही व्यक्ति होता था जो टीचर होता था, जो टीचिंग करता था, जो वेद पुराणों आदि के बारे में जानकारी रखता था। तो इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र क्या है? ये मौर्य कालीन का सबसे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ये राजनीति एवं लोक प्रशासन पर आधारित है, ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र पर आधारित है। और यह गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में, जैसे महाभारत शैली में लिखी हुई पुस्तक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपसे कहा था बाद में, अच्छा मैंने बता दिया था, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक, मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका। अब मेगास्थनीज कौन था? तो देखिए, मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। अब सेल्यूकस कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये ससुर हैं। और सेल्यूकस ओरिजिनल में कहाँ से आया था?
तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर वही जो पूरा विश्व जीतना चाहता था। तो सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो सेल्यूकस और उसके अन्य सेनापतियों ने कुछ कुछ राज्य अपने अपने अधीन कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, सेल्यूकस की थोड़ी बहुत लड़ाई उड़ाई भी हुई। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी से शादी कर लिया और सेल्यूकस का ही एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, काफ़ी समय तक रहा था और इसने लिखी थी एक पुस्तक जिसका नाम है इंडिका। वर्तमान में इसकी मूल प्रति तो उपलब्ध नहीं है, मैंने बताया था ना, लेकिन उसके उद्धरण विदेशी लेखकों से लिए गए हैं, जैसे एरियन, प्लूटार्ट, प्लिनी, जस्टिन आदि लोगों से प्राप्त हुए। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। मेगास्थनीज ने क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स। इंडिका के अनुसार देखते हैं भारतीय समाज कैसा था। तो देखिए, इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि विदेशियों ने जितनी भी पुस्तकों को लिखा है मौर्य साम्राज्य के बारे में, कहीं ना कहीं से इंडिका से ज़्यादा प्रेरणा उन्होंने लिया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडिका में क्या क्या लिखा है भारतीय समाज के बारे में और अन्य भी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, इंडिका में लिखा हुआ है कि जो मौर्य साम्राज्य के लोग थे वो बहुत समृद्ध थे, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे। चोरियाँ नहीं होती थी। अब चोरियाँ क्यों नहीं होती थी? क्योंकि कानून कड़े थे। कानून का मतलब ये नहीं है कि उस समय जो है प्रशासन अलग से था, जुडिशरी सिस्टम था, नहीं, राजा ही होता था। राजा ने देखा कोई गलती, तत्कालीन फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। तो उससे लोगों के मन में डर भी था। ठीक है, तो व्यक्ति संपन्न थे, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, चोरियाँ नहीं होती थी, अपराध नहीं होता, न्यायालयों का प्रयोग बहुत कम होता था। ठीक है, लोग ब्याज नहीं लेते थे। आज के समय तो लोग पाएँ तो अपने जो है बाप से भी ब्याज ले लें। बहु विवाह प्रचलित था, लेकिन केवल धनी लोगों में। सती प्रथा प्रचलित नहीं था, यानी अभी भी देखिए सती प्रथा नहीं चालू हुआ है। ठीक है, जाति समाज का मूल आधार थी, क्योंकि आपने देखा ऋग वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया, फिर धीरे धीरे जाति व्यवस्था जो है आगे बढ़ने लगी। और दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी। साथ में भारतीय लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था। तो इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था क्या था? अब देखिए, अर्थव्यवस्था ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था नहीं है जो पुस्तक है। ठीक है, अब इसमें कृषक लोग थे, अकाल नहीं पड़ता था, कृषि मुख्य व्यवसाय था। भाई पेड़ पौधे नहीं काटोगे तो अकाल नहीं पड़ेगा, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहेंगी। भाई जब से लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहे के आविष्कार के बाद पूरी कबाड़ हो गई दुनिया, और फिर भूकंप, अकाल, सुनामी, कोरोना वायरस, तमाम तरह की चीज़ें आने लगी। तो पैतृक व्यवसाय का प्रचलन था जो आज भी है। मेगास्थनीज ने सोना खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है इंडिका पुस्तक में। भारतीय घोड़े तथा एक विशेष प्रकार के सींग वाले घोड़े का उल्लेख भी किया गया है जिसका नाम कर्टजन था। एक नदी की भी चर्चा है जहाँ से सोना निकलता है। ये सारी बातें लिखी हैं अर्थव्यवस्था। अब देखिए, सोना निकलता है उससे इनकम होगा, और इनकम वगैरह कहाँ जाता है? अर्थशास्त्र में। जो कृषि है उसका भी जो है व्यवस्था अर्थशास्त्र में। तो ये सारी चीज़ें बातें हैं अर्थशास्त्र की। धर्म की स्थिति देखते हैं। तो इंडिका के अनुसार भारत की धर्म की स्थिति जो थी, ब्राह्मण धर्म प्रधानता थी और लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, हेराक्लिस, ये श्री कृष्ण जी का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हेराक्लिस जो श्री कृष्ण जी को कहा गया है इंडिका पुस्तक में, और शिव जी को डायोनिसिस। ठीक है, इनकी पूजा की जाती थी। इंडिका के अनुसार भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तो राजा अत्यंत शक्तिशाली था, राजा के अंगरक्षक स्त्रियां भी थीं, यानी स्त्रियों की दशा काफ़ी हद तक ठीक थी। अपराध कम होते थे क्योंकि दंड विधान कठोर था। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। इसीलिए तो भाई लोग ज़्यादा अपराध नहीं करते थे, घरों में ताला भी नहीं लगाया जाता था क्योंकि लोगों के मन में डर था। न्यायप्रिय राजा जो था वो न्यायप्रिय था एवं शांत व सुखी था। राजा भी जानता था भाई ऐसा तो है नहीं कि चुनाव होगा तो हम चले जाएंगे, इसलिए भ्रष्टाचार वगैरह कम करता था। सब तो उसी का था, खाओ पियो मौज करो। और न्यायप्रिय था, न्यायप्रिय होगा तभी वो आगे तक चलेगा, नहीं तो आप जानते हो राजा के घर वाले ही उनको मार मुर के
अपनी राजगद्दी हासिल कर लेते थे, जो आगे होगा भी देखिएगा। अभी सम्राट अशोक की जब बात आएगी, महानतम सम्राट अशोक बोला जाता है, उन्होंने क्या किया था, अपने 100 भाइयों को मारा था, तब राजा बने थे। अब सोचिए, लेकिन उन्हें महान क्यों बोला जाता है, आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल बहुत छोटा वीडियो बना रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे मौर्यकालीन राजा के बारे में और धीरे धीरे फिर जाएंगे सम्राट अशोक पर, चंद्रगुप्त मौर्य पर। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और अगर एक भी व्यक्ति वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा बहुत लाइक कर दीजिए, तो बनाने में भी मज़ा आएगा। इसीलिए काफ़ी दिनों से मैं बना भी नहीं रहा था। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।